हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम मॉड्यूल 6 स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मॉड्यूल 6 में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं पहले ये भी देखते हैं, और इसमें हम ये भी कवर करेंगे कि हमने ओवरऑल जो सिलेबस है एमबीपीएससी का कितना कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 6 में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होती हैं ये जानेंगे सबसे पहले टॉपिक में। दूसरा टॉपिक होगा हाउ टू इन्हेंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उनको इन्हेंस कैसे किया जा सकता है। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज क्या चीज़ है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, एंड हाउ टू डेवलप एंड हाउ ऑल दीज थ्रीज आर लिंक्ड टू ईच अदर। Then how to develop entrepreneurship in a training, and then entrepreneurship development programs in India. So these are the topics we are going to cover in the module 6. And before going into the module 6, let me explain what are the percentage of syllabus we have covered so far. This is the the questions coming from the your side, and these are the 4 units already mentioned in the syllabus prescribed by MPPSC for this exam. So let me go into detail. The very first unit is national and international scenario of skill development. So if you go into module 2, this what are the topics, let me discuss. वोकेशनल सिस्टम इन इंडिया, तो वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ये हम पूरा अच्छे से देख चुके हैं मॉड्यूल 2 में। जब मॉड्यूल 2 में आप देखोगे कि हमने पूरा एवोल्यूशन स्टार्ट किया है। पहले हमने ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के एवोल्यूशन की बात करी है, फ्रॉम मॉडर्न टू टिल नाउ। सिमिलर फिर हमने वोकेशनल एजुकेशन की बात करी, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन और एजुकेशन दोनों मिलके चली हैं, अलग अलग नहीं चली हैं। तो हमने कंबाइंड पहले हमने मॉडर्न की बात की, फिर वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम के एवोल्यूशन की बात की है। मॉडल 2 में डिटेल में ये टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। करंट नेशनल पॉलिसी इन स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी मैंने आपको बताया कि पहले 2009 में आई थी, और अब 2015 में जो चली हुई है वो 2020 में रिव्यू करने को अभी बाकी है, ड्यू है। और उसका कभी भी आने वाले नेक्स्ट ईयर में या इसी ईयर में रिव्यू किया जा सकता है। तो 2020 में ये रिव्यू होने की थी, 5 साल का टारगेट था, 2015 में आई। इसको भी हमने डिटेल में पूरा दोनों का एनालाइज करके उसमें क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, क्या फाइनेंसिस, किस तरीके से फाइनेंसिस की व्यवस्था रखी, तो सारा कुछ हम देख चुके हैं, क्या क्या बॉडीज उनके अंडर में डेवलप हुई। ऑब्जेक्टिव एंड नीड फॉर द स्किल डेवलपमेंट इंडिया, अगेन मॉड्यूल 2 का जो लास्ट में पार्ट मिलेगा आपको, जिसमें ऑब्जेक्टिव नीड ऑफ द स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड स्कोप ऑफ द स्किल डेवलपमेंट, जो लास्ट टॉपिक है। 5 जो टॉपिक हो गए इसके, ये हमने मॉड्यूल 2 में कवर किए हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमेटीज ऑन द वोकेशनल एजुकेशन, ये भी हम डिटेल्ड में कवर कर चुके हैं कि वोकेशनल एजुकेशन में किस किस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया, डिफरेंट कमेटी। तो मॉड्यूल 2 अगर मैं बात करूं क्या नाम है यूनिट 1 की, तो देखिए यूनिट 1 जिसमें आपका लिखा हुआ है नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सारा मॉड्यूल 2 में सारा कवर हो जाएगा। और रही बात नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट की, ये हमने 2009 वाली भी और 2015 वाली भी मॉड्यूल 5 में कंप्लीट किया है। तो यूनिट 1 में कोई टॉपिक नहीं बचा। अब हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 पे जाते हैं, और स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन एमपी। देखिए, कई लोगों की ये प्रॉब्लम आए कि टॉपिक से अलग पढ़ाते रहें। देखिए, किसी स्टेट में डीप में जाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ओवरऑल स्ट्रक्चर इस आईटीआई का कैसे चल रहा है। बिफोर knowing about the DGT, how can you go into the detail about the vocational education in MP?
तो ऐसा नहीं है, इन्होंने जो सिलेबस रखा गया है, इनसे बोल दिया गया, जो भी जिससे भी रखवाया है उनसे बोल दिया गया है कि भाई ऐसे ऐसे एग्जाम है और ऐसे ऐसे इस तरीके से रखना है। बट जो इसके जो स्पेस अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात करूँ तो उसको बिल्कुल जीरो से उठाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि ये कैसे आए, कैसे कौन टॉप पे है कौन बॉटम पे है। तो वो जो मैंने 8 मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया है उसका कोई सेंस है। जब आप इस सिलेबस को पूरा कवर कर लेंगे और इन यूनिट्स को उनके साथ देखेंगे तो एक एक फ्लो पाएंगे, एक एक बुकिस लैंग्वेज पाएंगे। जैसे अब बुक होती है, ऐसा नहीं होता उसमें सारे चैप्टर्स जो लिंक्ड होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ ख़त्म करा जाए, तो ये उसी तरीके से है। एक तो ये हो गया भाई कि एग्जाम में टॉपिक दिए हुए हैं, सर्च मारो, गूगल सर्च करो और टॉपिक को 1 बाय 1 उसके वैसे करके 4-4 2-2 3 पेज के नोट्स बना लो। देखो उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। अंडरस्टैंडिंग आएगी जब आपको स्ट्रक्चरली सारा पढ़ेंगे आप, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक चीज़ तो ये है कि ये आपका रिटिन है, फिर इसका इंटरव्यू भी है और फिर आप सिलेक्शन हो गए तो उसमें आगे काम भी करना है। 3 स्टेज हैं इसकी, तो आपको उसी तरीके से लेके चलना है कि आपका पहले प्रीलिम्स निकले। प्रीलिम्स भी तब निकलेगा कि आपको हो सकता है रट रटा के प्रीलिम्स से क्वेश्चन 2 4 5 10 20 का रख करके आ जाओ, बट आगे इंटरव्यू फेस करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। फिर आगे काम कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, तो ये काइंड ऑफ ट्रेनिंग ही चल रही है आपकी, ये कैसे चीज़ें होती हैं। ग्राउंड पे प्रैक्टिकली तो सीख ही जाते हैं जब आपको एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ, बट मोर और लेस उससे पहले आपको थियोरेटिकली एस्पेक्ट तो उनकी चीज़ें पता ही होनी चाहिए कि क्या क्या स्कीम्स हैं, कैसे चलती हैं, कौन रन करता है। तो इसलिए उनको इस तरीके से एलोबरेटली रखा गया है और उसमें से ही क्वेश्चंस बनेंगे, डोंट वरी। तो यूनिट 2 की हम बात करें तो अगेन इसमें 2 2 4 5 5 टॉपिक्स हर एक उसमें दिए गए हैं। तो 5 टॉपिक्स में इसमें देखेंगे तो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन दी स्टेट। तो देखिए इसको हमने पहले वाले टॉपिक को अगर हम बात करेंगे यूनिट 2 की, यूनिट 2 का पहला टॉपिक है, हमने ये डिटेल में स्टेट वाला जो पॉइंट है इसको हमने मॉड्यूल 4 में, पहला टॉपिक इसको हमने मॉड्यूल 4 में कवर किया है, जिसमें हम स्टेट्स की स्कीम्स वगैरह को और वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को हमने डिस्कस किया है इन डिटेल। दूसरे मॉड्यूल में दूसरे पॉइंट में यूनिट 2 के दूसरे पॉइंट में हमने क्या है हमारे में, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड एंड एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स इन स्किल डेवलपमेंट। इसके सारे फेजेस देखिए, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड बहुत सारी स्कीम्स हैं, संकल्प है, स्ट्राइव्स है, और उसके साथ साथ कई सारी स्कीम्स थी जो एक वोकेशनल जो आपका वर्कर्स के लिए स्कीम्स थी। तो जो हमने जो एवोल्यूशन पढ़ा उसमें जितनी भी स्कीम्स हमने देखी हैं, जैसे एक COE हो गई, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, एक ट्रिपल P प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे विद द हेल्प ऑफ IMCs। तो ये सारी वर्ल्ड बैंक असिस्टेड थी, एक्सटर्नली एडेड भी थी। एक्सटर्नली एडेड का मतलब क्या है, वर्ल्ड बैंक से अलग अलग और कोई संस्था, जैसे कि हमने ग्लोबल स्किल पार्क्स बनाए भोपाल में, तो उसमें आपका ये जो बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वहाँ उसका यूज हो रहा, उसने फाइनेंस किया है। तो इस तरह की कितनी बाहरी संस्थाएं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में काम किया है, तो हम इनको डिटेल में देख चुके हैं। अगर हम बात करें स्टेट की, अगर बात करें MP की बात करें तो हमने मॉड्यूल में देखा है, और सेंट्रल की बात करें तो हमने वो सारी स्कीम्स कई कई जगह हमने अलग अलग तरीके से देखी हैं। अगर हम मॉड्यूल 3 की बात करें, मॉड्यूल यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 का सेकेंड टॉपिक हमने कई जगह कवर किया है। जैसे हमने मॉड्यूल 2 में जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन के टाइम पे जितनी भी स्कीम्स आती रहीं तो उनके बारे में हमने जाना। फिर हमने इसको, इन स्कीम्स को मॉड्यूल 3 में भी जो स्कीम्स रही हैं, इम्पोर्टेंट स्कीम्स, या फिर जो अपग्रेडेशन वगैरह जो हुआ था ITIs वगैरह का, वो सब हमने वहाँ भी कवर किया है। सिमिलरली हमने ये मॉड्यूल 4 में भी चीज़ें कवर करी हैं, जब हमने बात करी है कि जैसे ग्लोबल स्किल पार्क्स की बात हुई हो, तो उसमें भी हमने ये बताया कि ये स्कीम जो है एक्सटर्नली फंडेड एशियन डेवलपमेंट बैंक की है, सिंगापुर का इसमें असिस्टेंट मिला है फॉर द टेक्निकल नॉलेज। तो ये हम सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया हमारा, जो सेकंड यूनिट का है, वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट। ये भी हम
डिटेल में देख चुके हैं जब हमने बात करी है किसकी, जो हमने बात करी है थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट एक्सप्रिहेंसिवली हमने वी हैव कवर्ड इन मॉड्यूल 4, जो स्टेट की जितनी भी बॉडीज और पॉलिसीज की हमने बात करी है वो हमने उसमें कवर किया हुआ है। आगे अगर इसमें देखें, enhancement of employability, industry institute linkage, role of training and placement officer, entrepreneurship development programs। देखिए ये पहले 1, 2 और 3 टॉपिक ये आज हम कवर करने जा रहे हैं मॉड्यूल 6 में, और रोल ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ये हम मॉड्यूल 7 में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक जो है, अगर हम मॉड्यूल यूनिट 2 का थर्ड टॉपिक देखें, यूनिट 2 का फोर्थ टॉपिक अगर हम देखें तो इसमें 3 टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे मॉड्यूल 6 में, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात हो रही है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज की बात हो रही है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात हो रही है, और टीपीओ की रोल ये आपके मॉड्यूल 7 में कवर हो जाएंगे। तो आज मॉड्यूल 6 खत्म कर लेंगे और कल तक मॉड्यूल 7 भी खत्म कर लेंगे। फिर हम अगला फिफ्थ टॉपिक की अगर हम बात करें, 1 2 3 4 नहीं, फोर्थ टॉपिक था, फोर्थ टॉपिक हमारा हो गया। फिफ्थ टॉपिक की अब बात कर रहे हैं हम। तो फिफ्थ टॉपिक में रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देखिए कई लोगों की ये शिकायत आ रही कि मॉड्यूल 5 में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, तो मॉड्यूल 5 में ऐसे कुछ बताने को सिलेबस में ऐसे मेंशन नहीं है, ओनली AICT ही मेंशन है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन को भी इन्हें मॉनिटर करना है। तो उसके बैकग्राउंड AICT बताने के लिए किसकी है, तो उसको हमने उसमें गए हैं, क्योंकि अब देखो एजुकेशन से रिलेटेड तो है ही, और क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है, एकेडमिक्स का भी काम है, तो वो कहीं ना कहीं पहले लिंक रही है, तो उसको हमने थोड़ा ओवरव्यू समझा है बस। अगर हम मॉड्यूल 5 में हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें, हम डिटेल में इसलिए नहीं गए क्योंकि ये कोर एजुकेशनल जॉब नहीं है। इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बस इतना मतलब है कि हमने 2-3 बॉडी इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक तो AICT के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी, और दूसरा जानना ये जरूरी कि टेक्निकल एजुकेशन का कौन मॉनिटर कर रहा है, यहाँ पे स्कूल एजुकेशन को कैसे कैसे मॉनिटर हो रही है, कौन 2-4 इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, और जो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है या बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश है, उनका क्या रोल है। देखो इससे ज़्यादा मॉड्यूल 5 में पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, और अगर मॉड्यूल 5 में ऑलरेडी कंटेंट इतना है, अगर अच्छे से पढ़ा जाए, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की सारी स्कीम्स को, सारी बॉडीज़ को डिटेल में देखा जाए, तो वो 1 महीने तक चल सकता है प्रोग्राम, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए उसमें कितना भी बढ़ सकते हैं, बट हमें नॉलेज वहीं पे बढ़ानी है जिस डिपार्टमेंट में हमें जॉब करने जाना है, जहाँ पे हमारी वो है। तो उसको मैंने ऑलरेडी जितना स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी बॉडी स्कीम्स हो सकती थी, मैक्सिमम मैंने यहाँ पे दिया है। जो सिलेबस है, अगर वो सिलेबस आपका 20% है, तो मैंने उसमें एक्स्ट्रा आपको 30 से 40% चीज़ें दी हैं, जिससे कि आपको एक फ्लो भी बने और आगे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आए। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी। मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 4 तक ही आपका 80% सिलेबस कंप्लीट है। मॉड्यूल 4 तक 5, 6, 7, 8 उनको बस अरेंज करना है, जो जो टॉपिक्स को जैसे जैसे रखा है उनको अरेंज करना है, अरेंज करते हुए खत्म करना है। बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, वो अभी पता लग जाएगा आपको बस कि बचा क्या है। बचा, अगर देखो पहली यूनिट में कुछ नहीं बचा, दूसरी यूनिट में जो बचा है वो आज खत्म होने वाला है। जो मैंने अभी बताया थर्ड पॉइंट, एनहेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बचा है, तो ये अभी हो जाएगा। अब देखिए रेगुलेटरी बॉडीज हमने NCVET वाली डिटेल में देखी, कब कैसे बनी, पहले NCVET थी, फिर NCVET किसके साथ बनी, इनके रोल क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कौन चेयरमैन होता है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। इसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये रेगुलेटरी बॉडी हमारी टेक्निकल एजुकेशन की जो बीटेक और डिप्लोमा को मॉनिटर करती है, तो उसको भी हमने देख चुके हैं, तो ये भी टॉपिक खत्म हो गया। आगे बात करते हैं अकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ये टॉपिक अभी इसमें से काफी टॉपिक अभी नहीं हुए हैं, बस स्किल्ड अब इसमें चले जाते हैं। पहले फोर्थ की बात कर लेते हैं। देखिए फोर्थ में एक भी एक ऐसी स्कीम आपकी नहीं है जो हमने खत्म नहीं कराई हो। वेरियस स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स
रन बाई सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, लाइक क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम हो गया, CTS, CITS, ATS एंड मैनी मोर स्कीम्स वी हैव कवर इन दिस, है ना। CTS को डिटेल में पढ़ा हमने, PMKVY हम पढ़ चुके हैं, NSQF जो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कब आया, पहले कौन सा होता था, इससे कितने लेवल्स हैं, इसके ITI में कितने लेवल तक के प्रोग्राम चलते हैं, आगे अगर लेवल बढ़ता जाएगा तो प्रोग्राम का क्वालिफिकेशन बढ़ेगा, तो और ये ओवरऑल ग्लोबल मोबिलिटी को लिए बहुत अच्छा रहता है। कहीं भी लोग अगर NSQF सर्टिफाइड अगर कोई क्वालिफिकेशन है, कोई भी ट्रेड है, तो उसको लेके बच्चा अपना कहीं भी आउट ऑफ द इंडिया कहीं भी जॉब कर सकता है, क्योंकि वो एक ग्लोबलाइजेशन की बात करता है। वो कहता है कि स्किल को ग्लोबलाइजेशन मैच देना है, तो इस ये ही यहाँ से वो परफेक्टली मैच करता है। देखो क्राफ्ट्समैन ये आ गया, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, CITS स्पेशली दिया हुआ है, हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS, देखिए NAPS ही डायरेक्ट समझ में नहीं, हमने पूरा अप्रेंटिसशिप समझा है कि कैसे कैसे चला, कैसे वो एक्ट आया, और कैसे एक्ट का आगे NAPS कब आया और इसका क्या रोल है, एवरीथिंग वी हैव गॉन इनटू डिटेल, कोई इसमें एक भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं। संकल्प स्कीम एंड स्ट्राइव स्कीम, दोनों को बहुत अच्छे से डिटेल में हमने समझ लिया है। तो एक भी स्कीम्स इसमें जो स्पेसिफिकली मेंशन है वो तो बिल्कुल छूटी नहीं, उससे अलग जो पूछी जा सकती है इधर उधर लिंकिंग वाली, वो भी हमने कवर कर लिया। फर्स्ट में कुछ नहीं बचा, फोर्थ में कुछ नहीं बता, सेकंड में क्या क्या बचा है, जो बचा है वो आज खत्म होने वाला है। इनहेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब देखो रोल ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर को हम इसमें खत्म करेंगे, मॉड्यूल क्या बोलते हैं, मॉड्यूल ये जो नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा मॉड्यूल 7। अब मॉड्यूल 6 में हम ये ऑलरेडी मॉड्यूल 7 में हम क्या कवर करने वाले हैं, देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ITIs वी हैव कवर्ड। इसका रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज कौन होती हैं, इसका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा होता है, ये भी ऑलमोस्ट कवर है, क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर बताया है ना रिपोर्टिंग सिस्टम, जैसे ITIs में हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, JD लेवल का ऑफिसर होता है, जॉइंट डायरेक्टर लेवल का जो डिवीजन में बैठता है, वो ही रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। अगर हम पहली स्टेज बात करें ऑफिसर्स की, अगर हम बात करें जो क्लास 1 क्लास 2 होते हैं, और उनको रिपोर्ट कौन करता है, जो लोअर वाले होते हैं उनको प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं वो लोग, और जो चलो इस चीज़ को हम बाद में हम वैसे देख चुके हैं। रिपोर्टिंग ये रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों ही टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जो स्ट्रक्चर है उसी में आ रहा है। अब स्वैट एनालिसिस, विजन, मिशन, अब इस डिपार्टमेंट का ITIs का स्वैट एनालिसिस क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इसकी एनालिसिस करना, बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, इनको हम बेसिकली कवर कर लेंगे। विजन मिशन क्या है, गोल्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कैसे मैनेज करे जाएंगे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे होगा, जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो सकती है, आप स्किल रिसोर्सेज की बात हो सकती है, आपके एम्प्लॉयज़ को कैसे कैसे मोबिलाइज करना है, डिफरेंट ड्यूटीज़ लगती हैं उनको कैसे हैंडल करना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करनी होती है, लाइब्रेरी का कैसे मैनेज करना है, मेंटेनेंस ऑफ द एकेडमिक फैसिलिटीज़ कैसे मेंटेन करनी है, जैसे अब भाई एकेडमिक फैसिलिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है ना, और डिफरेंट मशीन्स टूल्स हैं, उनका मेंटेनेंस कैसे करवाया जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको इनमें कोई ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल चीज़ें। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ये होनी ही चाहिए, जब आप इस लेवल पे हो तो आपको ये पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम विल डिस्कस। पर्सनल मैनेजमेंट, देखो पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि अपना वर्क लाइफ बैलेंस करने की बात हो रही है, क्योंकि ड्यूटीज़ और या फिर रोल ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। वैल्यू एनालिसिस एंड फैकल्टी नॉर्म्स, किस फैकल्टी पे क्या क्या नॉर्म्स हैं, किस तरह के जो फैकल्टी का जो रिक्रूटमेंट वगैरह है वो किस तरह का होना चाहिए, आगे प्रमोशन की क्या क्या संभावना है। वैल्यू एनालिसिस में वैल्यू सिस्टम की बात हो गई कि बच्चे आ रहे हैं और रिमोट एरियाज से आ रहे हैं, विलेजेस से आ रहे हैं, उनके अंदर वैल्यू इनकलकेशन लाना, डिफरेंट स्कीम्स लाना, वर्कशॉप करवाना, ये सब है ना। ये सारे टॉपिक हम मॉड्यूल 7 में हम कवर कर लेंगे कल तक। मध्य प्रदेश सिविल सर्विस रूल, हाँ ये जो टॉपिक है थोड़ा सबसे अलग है, तो इसको मॉड्यूल 8 में कवर करें कि सिविल सर्विस के क्या क्या रूल्स हैं। रूल्स का मतलब ये हो गया कि जो बंदा सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट ही होंगे आप जब प्रिंसिपल बनेंगे वहाँ पे, तो आपके लिए क्या क्या वो होंगे, पर्क्स होंगे, क्या छुट्टियाँ का टाइम है, कैसे आप
कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, नीचे वालों को कैसे छुट्टी देंगे, और नीचे वाले को छुट्टी चाहिए तो आपको कैसे फॉरवर्ड करेंगे, किसी को सीसीएल चाहिए, चाइल्ड केयर लीव, किसी को मैटरनिटी लीव चाहिए। तो इस तरह के लोग, इस तरह के रूल्स इसमें डिफाइन किए गए। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बट जो इम्पोर्टेंट रूल्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड होंगे, वो हम मॉड्यूल 8 में इसको कवर करेंगे। तो कुछ बचा है नहीं, 20%, 15 से 20%, 15-60% सिलेबस के अकॉर्डिंग 15% बचा है, पर वो 15% ऐसा है जो 1 से 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। जो मेजर चीज़ है, मेजर क्रक्स है ना, जहाँ से अंडरस्टैंडिंग थी, जहाँ पे एक फ्लो की जरूरत थी, वो हम कवर कर चुके हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कल परसों तक ये सारा सिलेबस खत्म होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स known as soft skills or transferable skills। are the personal attributes and abilities that go beyond technical knowledge। and are valued by employers in almost every industry, including the ITI sector। These skills are essential for trainees to succeed in their careers and complement their technical expertise। क्या है टेक्निक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, हमने समझा। द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नोन एज सॉफ्ट स्किल्स और ट्रांसफरेबल स्किल्स and are the personal attributes and the abilities that go beyond technical knowledge। तो टेक्निकल नॉलेज से भी आगे जाने की बात होती है। इसमें हमने सॉफ्ट स्किल्स का नाम दे सकते हैं, ट्रांसफर स्किल्स से बोल सकते हैं। ये पर्सनल एट्रीब्यूट्स है और एबिलिटी है, जिससे को टेक्निकल एजुकेशन से ऊपर की बात है, जिससे आर वैल्यू बाय द एम्प्लॉयर्स इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द आईटी सेक्टर। तो ये एम्प्लॉयर जो जॉब देगा एम्प्लॉय को, वो ये देखता है। जैसे आपने बीटेक के स्टूडेंट्स रहे हैं, आपने फाइनल ईयर में या कभी भी इंटरव्यू के लिए फेस करते हैं, तो आपको टेक्निकल नॉलेज तो होगी होगी। उसके बाद एचआर राउंड होता है, तो एचआर राउंड में अल्टीमेटली क्या चेक करते हैं वो, कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को चेक करते हैं। उसमें आपको देखते हैं कि आप कितने सॉफ्ट स्पोकन है,
आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। और और आप ये चेक करते हैं कि भाई बॉडी लैंग्वेज कैसी है ना, कैसे आपको मैनेजरी स्किल्स इसकी कैसे होंगी, आगे कैसे काम, तो ऐसे सारे टॉपिक्स, ये सारे जो स्किल्स है, अमलगमेशन ऑफ दीज स्किल्स और नॉलेज, सॉफ्ट स्किल्स को जिसे हम बोलते हैं, इनको चेक जो होता है, इसी को एम्प्लॉयबल स्किल्स बोलते हैं। These skills are essential for trainees to succeed in their careers and complement their टेक्निकल एक्सपर्ट। जो टेक्निकल तो नॉलेज है ही, उसको कॉम्प्लीमेंट करने, उसको बढ़ाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आपको इन स्किल्स की नीड होती है, और इसको कैरियर ग्रोथ में भी आगे हेल्पफुल होती है। तो क्या है वो और कैसे उन्हें बढ़ाया जाएगा, डिटेल में हम आगे अगले टॉपिक में समझ लेते हैं। हाउ टू इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्किल्स, फर्स्ट वो जानेंगे, उसी से फिर आगे ये बदला कैसे उन्हें एनहेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स। the the ability the ability to effectively convey information and ideas both verbally and in writing is crucial in workplace। सब जानते हैं ये चीज़ भैया, अगर इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन और आइडिया कन्वे नहीं कर रहा वर्बली या राइटिंग में, तो फिर तो वो कैसे काम करेगा वहाँ पे। तो वर्क प्लेस पे बहुत ज़रूरी है कि वो राइटिंग में अपने आइडिया और इंफॉर्मेशन को राइटिंग में या वर्बली वो कन्वे कर पाए। तो ITI trainees should be able to communicate with colleagues, supervisors, clients clearly and professionally। तो ये जब तक कि ये इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं बनाया जाएगा, मतलब आपस में कलीग्स सुपरवाइजर्स उनके साथ वो प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तभी जाके ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो सकती है। तो देखो, एक तो कम्युनिकेशन स्किल आपके इंस्टीट्यूट में ही जब ऑन द ट्रेनिंग टाइम डेवलप हो गई, वहाँ भी हमने अपने वर्कशॉप करा ली, या फिर अपने एम्प्लॉयबल टिकट जो ट्रेनर्स हैं वो रख लिए, उन्होंने जितना सिखाया सिखाया। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल इज द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट उस तरह का होगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो डेवलप कर लेंगे अपनी स्किल्स को आगे। आगे अगर हम इसमें बोलें तो टीम वर्क, working well with others, working well with others is important in any job। बिना इसके भाई कैसे काम चलेगा, टीम वर्क में ही चलता है पूरा काम। इन एनी जॉब। अब ITI से हम बात कर रहे हैं, तो ITI ट्रेनीज मस्ट बी एबल टू कोलेबोरेट विद PS मीन्स वही जो आपके कलीग हो गए। पार्टिसिपेट इन ग्रुप प्रोजेक्ट, पार्टिसिपेट इन ग्रुप प्रोजेक्ट
and contribute positively to team dynamics. टीम dynamics, तो ये टॉपिक, ये टीम वर्क तो भाई जरूरी है। और टीम वर्क कैसे डेवलप होगा, वो टाइम के साथ ही डेवलप होगा। पहले तो ये चीज़ें छोटे छोटे प्रोडक्ट आपको आईटीआई लेवल पे ही करवाने हैं, फिर बाद में जब वो इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है इन दी फील्ड ऑफ, जब उनको प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। थर्ड, अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके उसमें, तो सॉल्व करने का भी आपको पता चाहिए। लाइक एम्प्लॉयर्स वैल्यू एम्प्लॉयज, कौन से एम्प्लॉयज को, हु कैन एनालाइज challenges and come up with effective solution। सीधी सी बात है। तो आईटीआई ट्रेनिंग शुड बी एबल टू थिंक क्रिटिकली टू ट्रबल शूट इश्यूज एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, आईटीआई ट्रेनीज should be able to think critically to troubleshoot issues and make informed decisions। make informed decisions, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इसके अंदर होनी चाहिए। आगे, एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडस्ट्रीज जैसे एडेप्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी का, बच्चा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकला और इंडस्ट्री में पहुंचा, तो इंडस्ट्री में तो देखो टाइमिंग भी अलग है। कॉलेज इसको आईटीआई का टाइम होगा 9 से 5 होगा शायद, 9:30 से 4:30 होगा। बट इंडस्ट्री में जाओगे आप 9 से 7 भी बजेंगे, 8 भी बजेंगे। तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग एडॉप्टेबल होना है, और उसमें इतना रिलैक्स भी नहीं मिलता है इतना इतना वहाँ पे पॉसिबल है। और फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि भैया कभी ओवर टाइम करने को मिल रहा है तो करना पड़ेगा, कभी हो सकता है सैटरडे संडे भी ऑफ ना मिले, तो वो सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये एम्प्लॉयबिलिटी का ये भी एक हिस्सा है। तो इंडस्ट्रीज एंड जॉब requirements can change rapidly। So being adaptable, to being adaptable and open to learning, इसमें ये दूसरा एस्पेक्ट आ गया कि भाई अडेप्टेबल रहने से ये भी होगा कि कोई टेक्नोलॉजी नई चेंज हो रही है तो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना, तो नई चीज़ों को सीखने का तुम हमेशा ओपन रहना है। तो ओपन टू लर्निंग, open to learning new skills is crucial for ITI trainees to stay relevant, to stay relevant and employable। सीधी सी बात है कि भैया जब तक आप ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू स्किल्स नहीं होंगे,
टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ अगर वो तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आपके अंदर वो वैल्यू इनकलकेट आईटीआई लेवल पे करवानी पड़ेगी। फर्दर नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम being able to manage time effectively, being able to manage time effectively and prioritize tasks is essential to meet deadlines and maintain productivity. Being able to manage time effectively and prioritize tasks is essential to meet. Our time management also is an important part of industry culture. भैया पूरे कोई प्रोडक्ट बनना चाहिए था 1 घंटे में, तुमने 2 दिन लगा दिए, तो वो भी तो गलत है। तो ये भी वैल्यू इनकलकेट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो वो टीचिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। नेक्स्ट, इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिवनेस। employers appreciate candidates who take the initiative to go beyond their regular responsibilities or regular responsibilities and demonstrate a proactive approach to problem solving and continuous improvement. इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिवनेस, तो कहने का मतलब क्या है, ये कैसे? द एम्प्लॉयर्स अप्रिशिएट कैंडिडेट्स हु टेक द इनिशिएटिव टू गो बियॉन्ड देयर रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेमोन्स्ट्रेट ए प्रोएक्टिव अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ऑब्वियस है कि अगर जो डेली रूटीन का वर्क है उससे आगे निकल के भी जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उन हायर मैनेजमेंट उनको रिवार्ड भी देता है इस चीज़ के, और उनके अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ये फ़ायदा रखता है। नेक्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की अगर हम बात करें, वो हो सकती है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी, तो आईटीआई ट्रेनीज should be familiar with basic computer skills
basic computer skills and be comfortable using digital tools and technologies relevant to their field. Professionalism. Demonstrating professionalism through behavior, appearance, and attitude is vital for building a positive reputation in the workplace. Further, work ethics. Employers seek individuals who exhibit strong work ethic, strong work ethics, इंक्लूडिंग, क्या मतलब है इनका, इंक्लूडिंग पंक्चुअलिटी, लेट लतीफ़ा नहीं आ रहा है, पंक्चुअलिटी, रिलायबिलिटी, एंड ए लेवल। ये हो गया कि भैया प्रोडक्ट उसका सही, और जो बना रहा है, जो काम कर रहा है, क्लाइंट से बात कर रहा है, तो उसकी बातों में कुछ दम है, वो ऐसा नहीं कि आज कुछ कल कुछ। एंड ए कमिटमेंट टू डूइंग द जॉब वेल, दिखना भी चाहिए, डूइंग द जॉब वेल। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस वही, क्लाइंट से अगर बात करनी है तो वो भी एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आता है। तो फॉर roles that involve interaction with customers, having good customer service, skills is essential to provide excellent service and maintain a positive relationship with client.
तो अगर इंस्टीट्यूट लेवल पे कुछ काम करने की बात रहे तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, सॉफ्ट स्किल की वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई जा सकती हैं, सेमिनार कंडक्ट कराई जा सकती हैं। उससे अलग एम्प्लॉयबिलिटी सिलेबस में इनके ऑलरेडी मेंशन है, तो एम्प्लॉयबिलिटी जो फैकल्टी है, ट्रेनर है, उसकी और ट्रेनिंग कराई जा सकती है। ट्रेनर सॉफ्ट ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं, टॉट आई टॉट वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे करवाई जा सकती है। तो सॉफ्ट स्किल्स को ऐसे बढ़ाने के लिए एक ग्रुप डिस्कशन सेशंस, प्रेजेंटेशंस, बच्चों पे प्रेजेंटेशन बनवाई जाए, ग्रुप डिस्कशंस और प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस। तो इस तरह से उसकी सॉफ्ट स्किल्स, बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होंगी। तो by developing and showcasing these employability skills, ITI trainees can increase their chances of finding suitable employment and advancing their careers and becoming the valuable assets to the employers। तो अगर ये employability skills enhance हो जाएंगी तो उसके बाद फ़ायदे क्या होंगे, बच्चे को क्या फ़ायदा हो जाएगा, एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा हो जाएगा, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज बाई इनहेंसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, क्या फ़ायदा होने वाला है? So by developing and showcasing these employability skills, ITI trainees can increase their chances of finding suitable employment advancing in their careers and becoming valuable assets to their एम्प्लॉयज। ये इसके फ़ायदे हो गए। तो हमने एम्प्लॉयबिलिटी वाला, स्किल्स वाला पॉइंट कवर करा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज क्या है और कैसे किया जा सकता है, उससे क्या फ़ायदे हैं। थैंक यू वेरी मच।